गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अशोक की विजय। कल हम लोगों ने बिंदुसार और अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना था, ठीक है। और आज जो हम लोग बात करेंगे अशोक की विजय कौन कौन सी रही हैं उसी हिसाब से हम लोग अगर बात करें, क्योंकि अपने शासन अशोक एक महान राजा की गिनती उसके पूरे विश्व के अंदर होती है, ठीक है। तो उसने कौन कौन सी ऐसी विजय प्राप्त करी जिनसे गिनती होती है या कुछ और कारणों से उसकी महानतम शासकों में गिनती होती है, उसको हम लोग देखेंगे। तो अगर हम बात करें उसकी विजयों की, तो पहले बात करेंगे उसके प्रांतीय शासक के रूप में विजय की, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रांतीय शासक के रूप में अशोक की विजयों के साथ। सम्राट बनने के पूर्व अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने प्रांतीय सूबेदार यानी कि उप राजा के रूप में शासन संबंधी अनुभव प्राप्त कर लिया था। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि उसे सर्वप्रथम अवंती प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया गया था, जहां उसने विद्रोही तत्वों का दमन करके शांति व्यवस्था कायम की। उसकी इस योग्यता से प्रभावित होकर ही बिंदुसार ने उसे तक्षशिला का सूबेदार बनाकर भेजा था। अशोक तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में भी सफल रहा। साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है कि बिंदुसार के अंतिम दिनों में तक्षशिला में पुनः विद्रोह उठ खड़ा हुआ था और इस बार बड़े राजकुमार सुसीम को भेजा गया। सुसीम विद्रोह को दबाने में असफल रहा, तब पुनः अशोक को भेजा गया, जिसने सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया। जब तक्षशिला का सूबेदार अशोक को बना के भेजा गया था, तब उस प्रांत में जो विद्रोह हो रहा था वो विद्रोह था भ्रष्ट राज्याधिकारियों के शोषण के विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया था। तो उसने वहाँ पर अपने उन अमात्यों को भी दंड दिया और जनता को उस विद्रोह को शांत करने में सहायता मिली थी उसको। लेकिन जब वापस उन वहाँ पर चालू हो गए विद्रोह, क्योंकि वो अमात्यों ने फिर से शुरू कर दिया था, तो उसको दूर करने के लिए वापस से जब पहले सुषुम को भेजा गया, सुषुम सफल नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने अशोक को वापस भेजा और अशोक ने उस वापस विद्रोह को ख़त्म किया। इससे राज्य के कई मंत्रियों का समर्थन अशोक को प्राप्त हो गया। इसके कुछ दिनों बाद ही बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और वह अपने समर्थ मंत्रियों, जिनमें राधागुप्त मुख्य था, की सहायता से मगध के शासन पर अधिकार किया उसने। बात करते हैं अशोक की कश्मीर की विजय। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक कश्मीर का प्रथम मौर्य सम्राट था। उसी ने कश्मीर घाटी में श्रीनगर की स्थापना की थी। इसमें कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अशोक ने ही कश्मीर जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया हुआ, परंतु जैसा कि हमें मालूम है कि कलिंग विजय के अतिरिक्त अशोक ने अन्य कोई विजय नहीं की थी। बिंदुसार ने भी साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था, अतः कश्मीर विजय का श्रेय चंद्रगुप्त को मिलना चाहिए। चूँकि राजतरंगिणी के अलावा अन्य किसी प्रमाण से उसकी कश्मीर विजय की पुष्टि नहीं होती है, अतः उसकी इस विजय को प्रामाणिक मानने में काफ़ी कठिनाई है। अब हम बात करते हैं कलिंग विजय की। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रारंभ की गई साम्राज्यवादी एवं दिग्विजय नीति का ही अनुसरण किया। इसी क्रम में उसके शासन की जिस पहली घटना का अभिलेखों में उल्लेख है वह है कलिंग युद्ध। यह युद्ध उसके अभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष में हुआ था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की एक क्रांतिकारी घटना से हुई। पूर्वी समुद्री तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के प्रदेश उड़ीसा को प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग को नंदों ने जीतकर मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया था। ऐसी स्थिति में अशोक को उसे पुनः जीतने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे प्रतीत होता है कि नंदों के बाद और अशोक के पूर्व
ये कभी स्वतंत्र हो गया था। कुछ विद्वानों के अनुसार बिंदुसार के बाद अशोक और उसके भाइयों के मध्य हुए उत्तराधिकार संघर्ष की स्थिति का लाभ उठाते हुए संभवतः कलिंग ने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। मैगस्थनीज के विवरण से हमें ये ज्ञात होता है कि कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था। मैगस्थनीज के अनुसार कलिंग के राजा के पास 60,000 पैदल, 1,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे। अब हम बात करते हैं कलिंग युद्ध के कारण क्या क्या थे। पहला कारण है इसमें मौर्यों का साम्राज्यवादी अहंकार। मौर्यों के साम्राज्यवादी अहंकार और प्रभामंडल के समक्ष किसी भी भारतीय राज्य की स्वतंत्रता एक चुनौती थी। दिग्विजयी और भारत को एक छत्र शासन के अधीन लाने वाले मौर्यवंशी राजाओं की दृष्टि में एक स्वतंत्र कलिंग मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक शरीर में एक कांटे की तरह बिधा हुआ था। दूसरा कारण है कलिंग की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति। बंगाल और आंध्र के मौर्य प्रांतों के मध्य स्थित होने के कारण कलिंग गंगा घाटी से जाने वाली दक्षिण मार्गों के मध्य में स्थित था। डॉक्टर रामलीला थप्पर के शब्दों में स्थल और समुद्र दोनों से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था और इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि उसे मौर्य साम्राज्य का अंग बनाया जाए। तीसरा जो कारण था वह था व्यापारिक लाभ की आकांक्षा। कलिंग व्यापारिक दृष्टि से एक लाभकारी सामुद्रिक तटवर्ती प्रदेश था जो मौर्य साम्राज्य के लिए आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता था। भारत के विभिन्न तटवर्ती प्रदेशों के साथ आंतरिक सामुद्रिक व्यापार की दृष्टि से तथा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी द्वीपों समूहों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार की दृष्टि से कलिंग के बंदरगाह अत्यंत उपयोगी थे। प्लिनी ने कलिंग के तटवर्ती प्रदेश से होने वाले विदेशी व्यापार का उल्लेख किया है। बागार्ड लेवन ने भी, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया लिखा है, वे कलिंग युद्ध का एक प्रमुख कारण उस प्रदेश की व्यापारिक महत्ता को माना है। चौथा कारण था हस्ती सेना की अभिवृद्धि। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग अपने श्रेष्ठ हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और किसी भी राजा की विजय में हाथियों का प्रमुख योगदान होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण करने की पृष्ठभूमि में यह भी एक आकर्षण रहा होगा। अशोक और कलिंग की सेनाओं के बीच बड़ा भीषण युद्ध हुआ जिसमें बड़ा विस्तृत नरसंहार एवं रक्तपात हुआ। अंत में विजय अशोक की हुई। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में 1.5 लाख लोगों को अपहृत कर लिया गया, यानी कि बंदी बना लिया गया, और 1 लाख लोगों की वहां हत्या कर दी गई तथा इससे भी कई गुना अधिक मारे गए। उक्त अभिलेख में कहा गया कि ऐसे युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों तथा अन्य धर्मों के ग्रस्त अनुयायियों को भी परिजनों के वध एवं निष्कासन का संत्रांश झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग कलिंग युद्ध का परिणाम एवं महत्व, जो कि विश्व इतिहास में एक युगांतरकारी घटना घटित हुई थी इस युद्ध के परिणाम के रूप में। ठीक है, वो कैसे घटी, क्या परिणाम निकला उसका, तो उसको हम लोग, और उसका महत्व क्या है इतिहास में, वो हम लोग इसमें जानते हैं। कलिंग युद्ध के बाद कलिंग की स्वतंत्रता का लोप हो गया और उसे मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया गया। मगध साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। कलिंग पर शासन करने के लिए एक राजकुमार की नियुक्ति की गई। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कलिंग के 2 केंद्र बनाए गए। पहला उत्तरी केंद्र, जिसकी राजधानी तोसली अथवा धौली थी, जो कि वर्तमान पुरी के निकट, यानी उड़ीसा के अंदर जो पुरी है वहाँ पर था। दूसरा है दक्षिणी केंद्र, जिसकी राजधानी जोगढ़ यानी गंजाम जिला थी, जो कि उड़ीसा में ही है। कलिंग के निवासियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए अशोक ने अपने अधिकारियों के नाम संबोधित 2 पृथक पृथक आदेश भी कलिंग में उत्कीर्ण करवाए थे। कलिंग युद्ध ने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। इस युद्ध के बाद अशोक को गहन पश्चाताप हुआ। कलिंग युद्ध का अशोक के व्यक्तित्व और उसके
ये सार्वजनिक नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के बाद उसने कभी कोई और युद्ध न करने का निश्चय किया और अपने पुत्रों तथा पुत्रों को भी निर्देश दिया कि वे कभी भी ऐसा युद्ध न करें। संसार में पहली बार किसी सम्राट ने युद्ध का बहिष्कार किया था। 13वें शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि वास्तविक विजय शस्त्रों से नहीं अपितु दया और धर्म से होती है, और धर्म विजय ही असली विजय है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने अपने जीवन लोगों के नैतिक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और तदनुसार उसने अपनी शासकीय नीतियों का पुनर्निर्धारण भी किया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार मगध तथा समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद मौर्य की जीतों तथा राज विस्तार का वह दौर समाप्त हो गया जो बिंबिसार द्वारा अंग राज्य को जीतने के बाद से आरंभ हुआ था। इसके बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ और यह युग शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का युग था। यहीं से सैन्य विजय या दिग्विजय का युग समाप्त हुआ तथा आध्यात्मिक विजय या धम्म विजय का युग आरंभ हुआ। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने अपना सर्वस्व जन कल्याण एवं धर्म प्रचार में अर्पित कर दिया। अब वह सत्य, अहिंसा, सहयोग और सहिष्णुता का प्रचारक बन गया था। तो हमने ये देखा कि कलिंग विजय विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके परिणाम स्वरूप पहली बार विश्व में किसी राजा ने युद्ध का बहिष्कार किया था। तो ये एक विश्व की एक युगांतरकारी घटना थी कि कोई राजा युद्ध का भी बहिष्कार कर सकता है, युद्ध से विमुख हो सकता है, क्योंकि राजाओं का तो कर्म ही माना गया है युद्ध। लेकिन ये पहली विश्व की ऐसी घटना थी जिसने एक राजा को शस्त्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और उसने ये शस्त्र विजय की जगह धर्म विजय को अपनाया। तो विश्व इतिहास के अंदर कलिंग युद्ध का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है और युद्ध से ज़्यादा उसके परिणाम का बहुत महत्व है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे अशोक के बौद्ध धर्म को कैसे ग्रहण किया और उसका धर्म क्या था, उसके कारण क्या था, उसने उसका प्रचार कैसे किया, इन सारी बातों के बारे में जानेंगे।